Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time Study Education. This is Deepti Yadav. Friends, today is the 10th day of this Best 500 MCQ series. ये सीरीज SSC, बैंकिंग, रेलवे NTPC, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल एंड यूपी SSSC के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है. होपफुली यू गाइज विल लाइक वेरी मच दिस सीरीज. देखिए, अगर किसी ने 2019 यूपी PCS एग्ज़ाम दिया होगा तो वो देखता होगा, उसने एनालिसिस किया होगा कि हमारी इस सीरीज़ से अभी जितने भी लेक्चर आ चुके हैं, अभी तक 9 लेक्चर आ चुके हैं. इससे पहले उससे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे हैं. तो एक बार आप लोग देखिएगा ज़रूर. ओके, चलिए ठीक है. तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोगों के हमारे लेक्चर की PDF चाहिए, देन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन. चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद किसने भारत का नया मानचित्र जारी किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी केंद्र सरकार. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केंद्र सरकार. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद जो नया मानचित्र जारी किया है. ठीक है, तो जो ये किसने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने इंडिया का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है. इसमें क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 370 है उसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जिसमें एक लद्दाख है और दूसरा जम्मू कश्मीर है. और इस नए मैप के अकॉर्डिंग जो POK है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और मीरपुर और मुजफ्फराबाद, इन तीनों जिलों को, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया गया है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने MTNL और BSNL के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो यहाँ पे BSNL होगा, यहाँ पे N बन जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है नीति आयोग. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल. ठीक है, इस मंजूरी के बाद जो MTNL है वो BSNL की संयोग कंपनी होगी और इसके लिए सरकार की शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र की जाएगी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है, किस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में पहली बार भारत में 90 लाख नौकरियां घटी हैं? ऑप्शन ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इग्नू यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. क्लियर. इसकी एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक वार्षिक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट. इसी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि पिछले 6 वर्षों में भारत से 90 लाख नौकरियां घटी हैं. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अपने बेड़े में शामिल, यहाँ का नहीं होगा, अपने बेड़े में शामिल किस देश के निर्मित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका. तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि चीन. अमेरिका के गृह मंत्रालय ने अपने बेड़े के चीन निर्मित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाने की घोषणा की है, जबकि पूरी दुनिया में 70% व्यावसायिक ड्रोन का निर्माण चीन की कंपनी DJI करती है. ठीक है, और जो चीन की कंपनी DJI है, इसकी फुल फॉर्म है डा जियांग इनोवेशन. ऐसे लिखते हैं, डा जियांग JIANG, डा जियांग इनोवेशंस. क्लियर. तो ये कर दिए. ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो चीन है, चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग में है और इसकी मुद्रा क्या है? युआन है. ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और इसकी करेंसी है ड्यूस मार्क. और जापान की जो करेंसी है वो येन है और कैपिटल क्या है? टोक्यो है. ठीक है, अब क्या, अमेरिका की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन है और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है, भारत और जर्मनी ने मिलकर कितने MOU और संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 8 MOU या 13 MOU या 17 MOU या फिर 25 MOU। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 17 MOU। MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्लियर। तो भारत और जर्मन ने मिलकर 17 MOU और 5 संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, ये अभी भारत यात्रा पर आई थी। कब से? 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक 3 दिन की भारत यात्रा पर थी ये 2019 में। ठीक है। ये इनकी भारत में चौथी यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोगों और समुद्री औद्योगिकों प्रवास सहित 17 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन सी वृंदावन। यहाँ वाराणसी नहीं है, वाराणसी है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, वाराणसी। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। ठीक है। कहाँ हुआ था ये हुआ था लखनऊ में। और कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन? स्वामी सहजानंद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, और ऑप्शन सी है मेरठ, और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ पे? इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। देखिए जो 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? गया में। और उसी के तुरंत बाद 1 जनवरी 1923 को, ठीक है, उसी गया अधिवेशन के तुरंत बाद 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास, नरसिंह चिंतामणि केलकर और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, इन सब ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चितरंजन दास, और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। और स्वराज का मीन्स होता है अपना राज्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी है गोरखपुर। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 के तहत यूपी में की गई। ठीक है। और इसका फर्स्ट सेशन है, यानी कि प्रथम सत्र है, वो कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 1999 से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या से बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है आपकी ऑप्शन ए महोबा की। ठीक है। फिर महोबा से थोड़ी ज़्यादा किसकी है? चित्रकूट की। ठीक है, चित्रकूट की है। फिर इसके बाद है हमीरपुर की, फिर इसके बाद हमीरपुर है, फिर हमीरपुर के बाद आपका आता है श्रावस्ती, ये दिया हुआ है। इसके बाद आता है श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आता है आपका सबसे लास्ट में ललितपुर। ये 5 जिले हैं जो सबसे कम जनसंख्या वाले हैं। ठीक है। तो इन सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों में से भी सबसे कम महोबा की है, देन चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर उसके बाद श्रावस्ती की, फिर श्रावस्ती के बाद आता है आपका ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में बाल जनसंख्या का
प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए है 15.41%, ऑप्शन बी 18.9%, ऑप्शन सी है 7.89%, ऑप्शन डी है 16.15%। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 15.41%, या कभी कभी ये 15.4% भी लिखा होता है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी। इसमें 2001 से लेके 2011 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? 49.1%। क्लियर। और इसके बाद नंबर आता है गाजियाबाद का। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? गाजियाबाद। इसमें कितनी हुई है? इसमें हुई है 41.3%। ठीक है, और इसके बाद नंबर आता है आपका श्रावस्ती का। श्रावस्ती में कितनी? श्रावस्ती यहाँ दिया नहीं हुआ है, श्रावस्ती में ऐसे ही बता देती हूँ। श्रावस्ती में हुई है 30.5% दशकीय वृद्धि। इसको क्या बोलते हैं? दशकीय वृद्धि होती है, यानी कि 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ श्रावस्ती में कितनी हुई है? 30.5%। फिर इसके बाद आता है बहराइच, तो बहराइच में हुई है 29.3%। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है बलरामपुर, बलरामपुर में हुई है 27.7%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी है चित्रकूट। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि ललितपुर। ठीक है, सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? ललितपुर का है। यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं जनसंख्या घनत्व का, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। तो ललितपुर में 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 242 लोग रह रहे हैं। कितने? 242। ठीक है, और इसके बाद ललितपुर के बाद नंबर आता है सोनभद्र का। सोनभद्र में 1 किलोमीटर में 270 लोग रह रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर आता है हमीरपुर का। हमीरपुर यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हमीरपुर में 1 किलोमीटर पे 275 लोग रह रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है महोबा का। महोबा में 1 किलोमीटर पे 289 लोग रह रहे हैं। और उसके बाद नंबर आता है चित्रकूट का। चित्रकूट में 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 308 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये 5 जिले हैं जिनका घनत्व सबसे कम है यूपी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, और अगर बात करें होल यूपी की, तो होल यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर पे रहते हैं 829 लोग। ठीक है, कितने? 829 लोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है नील एडगर, ऑप्शन सी टिम क्रेसवेल, और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स कौन थे? ये जर्मनी के फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट और इतिहासकार थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? ऑप्शन ए है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, या क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है वो किसमें स्थापित किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि 326 के तहत। जो आर्टिकल 326 है, इसमें एडल्ट वोट राइट है, यानी कि वयस्क मताधिकार है। हमारे देश में व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है कि वयस्क व्यक्ति को मतलब दिया गया है, मतलब एक व्यक्ति वयस्क होने के बाद अपना मत है वो दान कर सकता है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, और जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो पहले 18 वर्ष होती थी, बट अभी 18 वर्ष है और पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। बट 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की मिनिमम एज कितनी कर दी गई है? 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। क्लियर। और अगर हम बात करें आर्टिकल
323 की। तो इसके तहत क्या होता है, आर्टिकल 323 के तहत प्रत्येक वर्ष नागरिक सेवा परीक्षा को करवाना लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्य सेवा आयोग यानी कि पीएससी का कर्तव्य है। और यूपीएससी के अध्यक्ष और पीएससी के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षाओं के विवरण का कैलेंडर राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष पेश करना होगा। यानी कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो अपनी यूपीएससी की परीक्षाओं का कैलेंडर राष्ट्रपति के समक्ष पेश करेगा, और जो पीएससी का अध्यक्ष है वो उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष परीक्षाओं के विवरण का कैलेंडर पेश करेगा। ठीक है। अगर बात करें 324 की, तो आर्टिकल 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग है। ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग है वो कितने चुनाव कराता है, ये 4 चुनाव करवाता है। एक तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, दूसरा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा लोकसभा, और चौथा है विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। क्लियर। और जो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए और हाँ, 325 के बारे में भी बता देती हूँ। जो आर्टिकल 325 है इसके तहत कहा गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी धर्म और उसकी जाति या मूलवंश या लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर उसको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 325 के तहत। चलिए नेक्स्ट है आपका, डाइट किस देश की संसद का नाम है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, और ऑप्शन सी है स्पेन, और ऑप्शन डी है इटली। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि जापान। ठीक है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है। ठीक है। और फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और स्पेन की संसद को कहा जाता है कॉर्टेस यानी कि CORTES। और इटली की संसद को कहा जाता है सीनेट। क्या कहा जाता है, सीनेट। क्लियर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इनकी करेंसी और इनकी कैपिटल भी बता देती हूँ। जापान की कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो, और स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है और इसकी करेंसी भी यूरो है, और इटली की कैपिटल है वो रोम है और इसकी करेंसी भी यूरो है। जो फ्रांस, स्पेन और इटली ये तीनों के तीनों किसके हैं, ये यूरोप महाद्वीप के हैं, इसीलिए इनकी करेंसी सबकी क्या है, यूरो है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन करता है। ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी है निषेध, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास रिट जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 332 के तहत। ठीक है। और इसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है। तो ये वही 4 दी हुई हैं, एक और है इसमें। तो अगर किसी भी उसको गलत तरीके से हिरासत में ले लिया है तो उसके खिलाफ जो रेट होती है वो जारी की जाती है ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ठीक है। अगर हम बात करें परमादेश की तो ये क्या होता है, देखिए परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य के पालन करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है। अगर बात करें निषेध की, निषेध को हम लोग कहते हैं प्रतिषेध लेख। ठीक है। तो यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। ठीक है।
और बात करें अगर अधिकार परीक्षा की तो जो सॉरी ऐसे ही करें, जो अधिकार परीक्षा की बात करें तो अधिकार परीक्षा होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में वह कार्य करने से वैधानिक रूप से उसे अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन वो कार्य कर रहा है। तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह व्यक्ति इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वो व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है चोपनी मांडो, ऑप्शन बी है काकोरिया से, ऑप्शन सी है मद्दहा से, ऑप्शन डी है सराय नाहराय से। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि मद्दहा से। ठीक है, जो मद्दहा है ये कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, और अगर बात की जाए सराय नाहराय की तो ये सराय नाहराय है, ये भी पड़ता यूपी में ही है और यूपी के प्रतापगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर गोखुर झील के किनारे स्थित है। क्लियर? तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि गोखुर झील कहाँ है तो ये यूपी में है, और कहाँ पे? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, IGRMS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ से, मतलब क्या मिला है वहाँ से, क्या पाई गई है? मोहरें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी लिपि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बर्तन भी मिले हैं, जेवर भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं और औजार भी मिले हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी है पुर्तगाली। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि पुर्तगाली। ये कारताज व्यवस्था है, इसको सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। इसका एम था या इसका उद्देश्य था कि भारत का जो सामुद्रिक व्यापार है यानी कि सी ट्रेड है उस पर इसका पूरी तरीके से एकाधिकार स्थापित हो जाए, इसीलिए ये लोग इस कारताज व्यवस्था का प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। कब आए थे? 1498 में। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कहाँ पे आया था? ये आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पे, और कालीकट बंदरगाह को प्रेजेंट में कहा जाता है कोझिकोड। ठीक है, तो ये सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद आए थे फिर डच कब आए थे? ये आए थे 1596 में। फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, फिर उसके बाद आए थे अंग्रेज। ठीक है, नहीं सॉरी, डच के बाद आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आए थे डेन, और डेन के बाद आए थे फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी कब आए हैं? फ्रांसीसी आए हैं 1664 में। ठीक है, और अंग्रेज कब आए हैं? अंग्रेज आए हैं 1599 में। ठीक है, देखिए एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। भारत में सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, कब आए हैं? 1498 में। उसके बाद आए हैं डच कब आए हैं? 1596 में। उसके बाद आए हैं अंग्रेज आए हैं 1599 में। उसके बाद आए हैं डेनिश लोग। ठीक है, ये लोग आए हैं 1616 में, और उसके बाद सबसे बाद में आए हैं फ्रांसीसी, ये कब आए हैं? 1664 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है?
तो ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बनावली। ये बनावली है कहाँ, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। और बात की जाए अगर धौलावीरा की, तो धौलावीरा है, इसकी खोज की थी जगतपति जोशी ने, यानी कि जेपी जोशी ने। कब की थी, ये की थी 1967-68 में, ठीक है। और ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, कौन, धौलावीरा, ठीक है। और बात की जाए अगर कालीबंगा की, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। और बात की जाए लोथल की, तो ये लोथल भी कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट शहर है, महत्वपूर्ण शहर है। और इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1954 में। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आज का सेशन का यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।